बात चुनाव की। अब आप कहेंगे लगभग 2 महीने पहले चुनावी नतीजे तो आ गए, फिर से बात चुनाव की। जी हां, ये एक निरंतरता है देश में चुनावों को लेकर। लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, लेकिन अब एक और बड़ा चुनाव, दरअसल तो हैं 3 चुनाव, लेकिन उनमें सबसे बड़े चुनाव पर आज मैं नजर टिकाने वाला हूं। और चुनाव है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव। हरियाणा और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन महाराष्ट्र राजनीतिक लिहाज से, आर्थिक लिहाज से एक बड़ा चुनाव है। 288 सीटें हैं विधानसभा में और अक्टूबर में ये चुनाव होने वाले हैं, तो उसके लिए पेशबंदी भी शुरू हो गई है। और राजनीतिक माहौल महाराष्ट्र में लगातार गर्म हो रहा है, और गर्म ऐसा की चर्चा आ गई है औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली पर। अब बहुत से लोग आप में से अपना सर खुजा रहे होंगे कि भाई ये औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली, इनका क्या लेना देना महाराष्ट्र के चुनाव से। दरअसल हुआ क्या है कि शब्दों के बाण, शब्दों के तीर छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। और यह सिलसिला शुरू किया देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे के बेटे, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सर्वे सर्वा उद्धव ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का सदस्य, हिस्सा बता दिया कि अरे ये तो औरंगजेब के फैन हैं। इसमें दरअसल अब निशाना कैसे साधा जा रहा है, यह समझने की जरूरत है। 2 धड़े हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। एक महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ये साथ आ गए थे 2019 के बाद। 2019 में दरअसल बहुमत तो बीजेपी और शिवसेना, तब की अनडिवाइडेड शिवसेना को मिला था, लेकिन उनकी बात बिगड़ गई, तो शिवसेना ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया। महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, बाकायदा सरकार भी चली, जो जून जुलाई 2022, 2 साल पहले गिरी। और गिराई किसने? महायुति ने। और वो महायुति की जो आज शक्ल है, यानी कि एनडीए, शिवसेना 2 फाड़ हो गई, एनसीपी 2 फाड़ हो गई, और साथ में बीजेपी। तो भाई कांग्रेस तो मुस्लिम परस्ती करती है, छद्म राष्ट्रवाद है, ये तो औरंगजेब को प्यार करते हैं। तो कांग्रेस के साथ जो हाथ मिलाया है उद्धव ठाकरे ने, वार उधर था, और वार उद्धव ठाकरे पर भी कि असली वारिस कौन है। बाल ठाकरे का जो आक्रामक हिंदुत्व था कि वो तो आपने त्याग दिया। अब झंडा बरदार तो एकनाथ शिंदे हैं, असली शिवसेना तो वो है। अब इसे खेल को समझिए आप, और इसी को लेकर पलटवार की, और पलटवार दोनों पुणे में हुए। बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है महाराष्ट्र का पुणे। वहां पर उद्धव ठाकरे बोले कि अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं अमित शाह। अमित शाह ने नकली भी बोला था, नकली संतान बोला था। ये फिर से वही बाल ठाकरे की विरासत को कब्जाने की भी एक लड़ाई चल रही है लगातार। कौन सही वारिस होगा? लोकसभा चुनाव में पटखनी खानी पड़ी एनडीए को, बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को। 48 में से जहां 42 सीटें एनडीए 2019 में, तब उसका स्वरूप अलग था, पर एनडीए को 42 सीटें मिली थी। इस बार वो सिर्फ 17 पर सिमट गया, और 28 सीटें लड़ने वाली बीजेपी 9 सीटों पर आकर टिक गई, सिर्फ 9 सीटें जीत पाई। 7 सीटें शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने जीती, और 1 अजित पवार वाली एनसीपी को मिली। जबकि महाविकास आघाड़ी को, यानी कि इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिली। तो यह बड़ा झटका है।
अब झटके से तो उबरना है। तो इस उबरने में निशाना तो साधा जाएगा। अब ये पुणे में हुआ और यहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा ये तो अहमद शाह अब्दाली के वंशज हैं और मुझे नकली संतान कहा, मुझे नकली संतान बता रहे हैं, इनकी असलियत क्या है। अब उसमें एक बड़ा अहम बयान दिया उद्धव ठाकरे ने कि हमारा हिंदुत्व तो साधु संतों का, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व है। मुस्लिम लीग जिसने देश के विभाजन की मांग की थी उसके साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में सरकार बनाई। अब ये आईना दिखाते दिखे और लड़ाई हिंदुत्व पर भी आ गई। हिंदू मुसलमान तो हो ही रहा है, उसी का एक बड़ा स्वरूप भी। महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाए तो क्या वो हिंदुत्व था? नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाई, क्या ये हिंदुत्व है? मतलब नीतीश कुमार भी क्या आप हिंदुत्ववादी मानते हैं? नीतीश कुमार तो लगातार साथ भी छोड़ा बीजेपी का अग्रेसिव हिंदुत्व के चलते। ये कैसा हिंदुत्व है? हमें तो औरंगजेब फैन क्लब का बताते हैं। अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज अमित शाह पुणे में आया था कुछ दिन पहले और हमें हिंदुत्व सिखा रहा था। बात तू तड़ाक पर भी आ गई है। उधर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में ताजा तरीन आए, कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं संजय निरुपम। वो कह रहे हैं आज फिर स्पष्ट कि बाला साहेब की के असली वारिस वो कभी नहीं हो सकते। जबकि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि उद्धव निराश और हताश हैं। भाषण से जाहिर है कि वो औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। पर हिंदुत्व की परिभाषा को और विकास की बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते दिखाई दिए उद्धव ठाकरे। उन्होंने कहा क्या आरएसएस को यह हिंदुत्व मान्य है? नीतीश कुमार का हिंदुत्व मान्य है? चंद्रबाबू नायडू का हिंदुत्व मान्य है? और यहां पर जिहाद की भी बात आ गई, सत्ता जिहाद की। अब ये मुस्लिम शब्द है, लव जिहाद को लेकर बीजेपी का यूएसपी है हिंदुत्व, पर उन्हीं शब्दों पर उद्धव ठाकरे भी खेलते दिखाई दे रहे हैं कि ये तो सत्ता का जिहाद करते हैं, ये तो इंसानों का इस्तेमाल करते हैं। ये असली हिंदुत्व कैसे हो सकता है? असली हिंदुत्व किसी को हिंसक नहीं बनाता है। मैं खटमलों को कभी चुनौती नहीं देता, खटमलों को चुनौती नहीं दी जाती है, उन्हें मसल दिया जाता है। और कांग्रेस का समर्थन भी साफ करते दिखाई दिए। कांग्रेस को जो घेरती है बीजेपी, लगातार एक नैरेटिव बहुत सालों से देश में चला आ रहा है और उसमें कुछ हकीकत भी है। ऐसी बात नहीं कि भाई 60 साल राज किया कांग्रेस ने, देश पर काम बहुत किया, पर जो कमजोरियां हैं, जो दिक्कतें हैं हमारी व्यवस्था में, कहीं ना कहीं उसके लिए कांग्रेस तो जिम्मेदार है। तो प्रधानमंत्री मोदी को भी लपेटे में लेते दिखे उद्धव ठाकरे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस से सवाल पूछते हैं मोदी कि 60 साल में क्या किया। अरे आपने 1 साल पहले संसद भवन बनाया, वो लीक हो गया। अयोध्या में राम मंदिर भी, वहां पर भी पानी टपकता हुआ दिखाई दिया है। तो ये लड़ाई आर पार की लड़ाई है। और ये 24 का चुनाव जो बीजेपी 370 पार खुद अपने दम पर और एनडीए 400 पार का नारा तो लगा रहा था, लेकिन मिली जुली गठबंधन की सरकार बनी। इसे सही मायने में, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, मोदी 3.0 नहीं कह सकते, ये एनडीए 3.0 है। ये गठबंधन की सरकार है जो ये बनी है। उसके बाद पहला लिटमस टेस्ट, अग्नि परीक्षा क्या महाराष्ट्र में होने वाली है और उसी की तैयारियां साफ होती दिख रही हैं। तो बयान जो दिए गए, पहले उन पर एक नजर। अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शाह, अहमद शाह अब्दाली
तो पण शहाच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत. अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता. आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय. अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं. शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं का? आम्ही हिंदुत्व सोडू? कशासाठी सोडू? केवळ काँग्रेस सोबत आम्ही गेलो. तुम्ही नालायकपणाने केलं. जे शंकराचार्य म्हणाले विश्वासघात करने वाला हिंदू नहीं हो सकता, तो विश्वासघात तुम्ही आमच्याशी केलेला आहात. उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं. तो मराठी में जो एक दो बातें और बोली उनका भी तर्जुमा मैं कर दूं. उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, अब शिवाजी महाराज बड़े प्रतीक हैं महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राजनीति में उनका इस्तेमाल भी होता है. उन्होंने कभी दूसरों का घर जलाना नहीं सिखाया और शंकराचार्य ने कहा था कि विश्वासघात करने वाले हिंदू नहीं हैं और तुमने विश्वासघात किया है, यानी कि वो बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर धोखा देने वाली पार्टी भी बताते दिखे हैं. लेकिन जनता भरोसा किस पर करेगी? और कहीं ना कहीं ये उद्धव ठाकरे के लिए भी एक अग्नि परीक्षा होने वाली है. बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन और हिंदुत्व का सही प्रतीक कौन है? हिंदुत्व को आगे कौन बढ़ा रहा है? अब शाखाओं के सामने मशाल का चिन्ह लगाने की बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, जो चिन्ह उनकी पार्टी का है. ये आने वाला वक्त इसकी गवाही तो देगा. लेकिन आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, औरंगजेब वर्सेस अब्दाली. ठाकरे ने चुनौती दे डाली और महाराष्ट्र की लड़ाई असली हिंदुत्व पर आई. चर्चा में मेरे साथ उद्धव ठाकरे शिवसेना जो गुट है उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता संजना घाड़ी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सचिन सावंत, और अगर एनडीए खेमे की बात करें, महायुति की बात करें, तो वरिष्ठ पत्रकार नहीं है, ये गलत आप स्क्रीन पर लगा रहे हैं, कृष्णा हेगड़े राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एकनाथ शिंदे गुट के, और ब्रजमोहन श्रीवास्तव राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एनसीपी अजित पवार गुट के, और ठीक बीच में नीचे जो हैं वो संदीप सोनवलकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सालों से न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि दिल्ली की राजनीति को भी वो ट्रैक कर रहे हैं. तो कृष्णा हेगड़े, लड़ाई तो औरंगजेब, आप औरंगजेब फैन क्लब बता रहे थे उद्धव ठाकरे को, उसका सदस्य. यहां अब अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली बताया जा रहा है. लड़ाई अब्दाली बनाम औरंगजेब पर आ गई. संदीप भाई, ऐसा है कि जब हम गुजरात के बारे में सोचते हैं तो हम महात्मा गांधी के बारे में सोचते हैं, विक्रम साराभाई के बारे में सोचते हैं, दादा भाई नौरोजी के बारे में सोचते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में सोचते हैं, सभी महापुरुषों के बारे में सोचते हैं. जब उद्धव ठाकरे जी के लोग गुजरात के बारे में सोचते हैं तो वो औरंगजेब के बारे में सोचते हैं, वो अहमद शाह अब्दाली के बारे में सोचते हैं. तो इनकी सोच को हम ये नहीं कर सकते. लेकिन एक बताना चाहता हूँ कि सावरकर के मुद्दे पे इनका क्या बोलना है. जो सम्मानिया बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा कि जो दिन मेरे को कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, वही कांग्रेस के साथ इन्होंने हाथ मिला दिया. वही बाला साहेब जिन्होंने 60 साल कांग्रेस का विरोध किया, उनके आइडियोलॉजी के खिलाफ वो चले, और रामनवमी के दिन पर, दसरा के दिन पर, जो भी बड़े हिंदू त्योहार होते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जयंती के दिन पर जो लोग औरंगजेब के तस्वीर दिखाकर महाराष्ट्र में दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं, इनका ये समर्थन करते हैं, इसके लिए हम लोग उनको औरंगजेब फैन क्लब कहते हैं. बहुत आपने एक नाम लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब गुजरात की बात आती है तो गांधी और पटेल, ये तो चलिए नाम हर कोई उम्मीद लगाता है कि उनका जिक्र किया जाएगा. आपने विक्रम साराभाई का जिक्र किया.
कि महायुति के लिए, आप लोगों के लिए, मतलब बीजेपी के लिए भी गुजरात का मतलब उद्धव ठाकरे की तरह औरंगजेब और अहमद शाह अब्दाली नहीं, विक्रम साराभाई भी है। विक्रम साराभाई की बेटी हैं, एक मिनट अरे सुनते नहीं है, देखिए कृष्णा भाई, उनकी बेटी हैं मलिका साराभाई। क्या मुझे बताने की जरूरत है उनके साथ क्या सलूक किया गया, किन किन तमगों से उन्हें नवाजा गया, क्या क्या संज्ञाएं उन्हें दी गई गुजरात में बीजेपी द्वारा, किस तरह से सामाजिक बहिष्कार की नौबत आ गई मलिका साराभाई के लिए। याद होगा कि थोड़ा और तफसील में याद दिलाऊं। हमने विक्रम साराभाई जी के बात किया तो हमने डेवलपमेंट के बारे में बात किया। अच्छा। ऐसे नहीं है कि किसी का पिता ऐसा हो तो पुत्र ऐसा हो। देखिए अच्छा, बहुत सारे जो इलस्ट्रियस लोग हैं, आपने देखा होगा कि उनको पुत्र का जो उनको जो प्रोमिनेंस मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सनातन धर्म के खिलाफ जो बात करते हैं, जो सनातन धर्म को HIV के साथ तुलना करते हैं, कोविड के साथ तुलना करते हैं, मलेरिया के साथ तुलना करते हैं, उद्धव ठाकरे जी उनका हाथ मिलाते हैं। अभी वो शरद पवार साहब के साथ है, DMK के साथ है। DMK ने क्या क्या कहा सनातन धर्म के खिलाफ, एक शब्द नहीं कहा उद्धव जी ने। तो वो कह रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, वो बनाई थी बंगाल में। वीर सावरकर जी को उन्होंने माफी वीर कहा, तभी भी उद्धव ठाकरे जी ने कुछ नहीं कहा। तो मुझे ये महबूबा मुफ्ती सईद को बाप और बेटी दोनों ने पूरा कश्मीर लूट लिया और मिलकर फिर 3-3 साल सरकार भी चलाई बीजेपी ने। वो कौन सा हिंदुत्व है? जी का एक पार्ट था, और आपको पता है कि अब वहाँ 370 का धारा जो है वो खारिज हुआ है। दिस इज पार्ट ऑफ अवर बिगर प्लान। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी जो राम मंदिर के निर्माण में भी उनका बड़ा हाथ है, और 370 के धारा हटाने में भी उनका सबसे बड़ा हाथ है। तो उन्होंने ये नीतीश कुमार हिंदुत्व के मामले में CAA NRC से लेकर तमाम मुद्दों पर, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी, क्या वो उतने उत्साहित दिखे जितनी बीजेपी दिखाई दे रही है? उनका हिंदुत्व संदीप भाई, अभी नीतीश कुमार जी को और चंद्रबाबू नायडू जी को उद्धव ठाकरे जी का सर्टिफिकेट लेना पड़े कि वो हिंदू है क्या नहीं, तो मुझे लगता है इसमें कोई डिबेट ही नहीं। मतलब आप जिसे हिंदू मानेंगे वही हिंदू है, दूसरा हिंदू नहीं है। सुनिए ना संदीप भाई, हाँ। नीतीश जी के साथ इसके लिए है और चंद्रबाबू नायडू जी के साथ हम इसके लिए है क्योंकि वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड लोग हैं। और अच्छा। चंद्रबाबू नायडू जी ने पिछले कार्यकाल में कैसा काम किया हम सबने देखा है, और मुझे लगता है उसके बलबूते पर वहां पर चंद्रबाबू नायडू जी का सरकार भी आया है। तो मुझे लगता है कि जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि 2.5 साल के कार्यकाल में ये मुख्यमंत्री बने, 2 बार मंत्रालय नहीं गए, लोगों के बीच में नहीं गए, उनके विधायक उनको छोड़ के गए, और उनका कार्यकाल में उनका जो काम था वो बिलो पार था। और ये 48 में से 30 सीटें महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव में जीत गई। आप बड़ी लंबी चौड़ी ताल ठोक रहे थे, लगातार मेरे कार्यक्रम में आ रहे थे। कितनी आई आपकी कुल जमा? 17 सीटें। तो सुनिए ना, ये जो बात मैंने कही उद्धव जी के बारे में, ये हमने नहीं कही, ये उनके ही एलाय शरद पवार साहब ने उनके बुक लोकमान्य संगति में उनके बारे में लिखा है। तो आप पहले शरद पवार जी को पूछिए कि उनका राय उद्धव ठाकरे जी के बारे में असलियत में क्या है। दूसरी बार जो आपने कहा है कि उनको 30 सीट मिले, हमको 17 सीट मिले, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि असेंबली का अगर आप ब्रेकअप देखने जाए तो उनके बीच में और हमारे बीच में सिर्फ 36 सीट का असेंबली का अंतर है। 124 पे 124 अभी उसी पे ही उम्मीद टिकाए बैठे हैं। 124 का भी आंतरिक सर्वे भी आ गए हैं, आप तक भी आ गए होंगे, मैं भी ट्रैक करता हूं। संदीप सोनवलकर थोड़ा और खुलासा कर देंगे। सिर्फ 2% वोट का अंतर है, और 8 कांग्रेसियों ने अभी ऑलरेडी क्रॉस वोटिंग किया है। तो आने वाली सरकार भी महायुति की होगी, उसमें कोई शक या शंका मत रखिएगा। महायुति की होगी मतलब सीटों का बंटवारा तय हो रहा है, या सिर्फ बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना, यानी कि आपकी पार्टी ही मिलकर लड़ेंगी? अजित पवार को हल्के से कह दिया जाएगा कि बाहर जाकर लड़िए, आप अकेले लड़िए? बिल्कुल नहीं, हम 3 भाई है, एक रोटी है,
तीन भाई मिल बांट के रोटी खा लेंगे और सब खुश रहेंगे, और महाराष्ट्र की जनता भी मिल खुश बांट रहेगी, कर क्योंकि मिल बांट कर 24 रोटी खा लेंगे। 180 पे बीजेपी लड़ेगी और 108 बच जाती है, उसी में आप दोनों निपट जाएंगे। बता दीजिए ना आंकड़ा, अगर मैं गलत आंकड़े बोल रहा हूं तो बोलिए। देखिए, आंकड़े हमेशा बार्गेनिंग के लिए होते हैं। एंड में जो है होता है, हम तीनों जो हमारे नेता हैं, देवेंद्र जी है, बीजेपी का आला कमान है, एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार साहब, तीनों मैच्योर्ड लीडर अच्छा, हैं। वो अजित टेबल पे पवार तो हिंदुत्व के एजेंडे पे चलने वाले हैं ना? देखिए, अजित पवार जी हिंदुत्व के एजेंडे पे भी चलेंगे और डेवलपमेंट के एजेंडे पे भी चलेंगे, और हमको पता है कि अजित पवार साहब, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस तीनों वो आरएसएस बड़ा परेशान हो रहा है कि कहां 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, ये अजित पवार को क्यों ले लिया ब्रजमोहन श्रीवास्तव? ये भी तो आरोप चल रहे हैं। वो भी हिंदुत्व की इसी लड़ाई में और विकास की इस कहानी में जुड़ता है क्या? देखिए संदीप जी, ये जो आरोप लग रहे हैं, ये कुछ पेपरों में भी छपा है और कुछ ऐसे लोगों ने आरोप लगाए जिनका भारतीय जनता पार्टी से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक इस प्रकार का कोई भी ना तो वक्तव्य किसी ने दिया है, ना इस ढंग की कोई बात हुई है। मैं आपको सबसे पहले तो चूँकि पूरे देश में इस समय भारी वर्षा के कारण बहुत सारी जनहानि हुई है, सबसे पहले मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से जो पीड़ित परिवार हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। देखिए, बहुत ही स्पष्ट बात है, जितनी ये बातें चल रही हैं, ये हो क्यों रहा है? सबसे बड़ा इसके पीछे कारण ये है कि हम लोगों ने, तीनों पार्टियों ने मिलकर, जो अभी लोकसभा के परिणाम आए थे, उनका हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषण किया है, जिसकी जानकारी अभी आपको दी भी है। उसमें बहुत साफ है कि 2% मतों के अंतर की बात है सिर्फ। और अभी जो हम लोगों ने हमारी सरकार ने महाराष्ट्र में जो नीतियां लागू की हैं, जिसमें बहुत बड़ी नीति हमारी महिलाओं के लिए है, हमारे नौजवानों के लिए है, जिसपे करीब 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को सीधा लाभ हो रहा है। 2% इसी की प्रकार बात से तो अपनी युवकों को जगह सीधा लाभ हो रहा है। ब्रजमोहन भाई, इन सारी जो बातों से आरएसएस ये कह रहा है कि नहीं, अजित पवार का साथ आना नुकसानदेह हो गया, तो विधानसभा साथ ही लड़ रहे हैं ना। मैंने कहा ना कि मैं आपसे वही कहना चाहता हूं, आरएसएस के किसी भी पदाधिकारी ने या किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने अभी तक इस प्रकार की कोई बात नहीं की है। और वहां एनडीए में जो फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी और हम सब लोग मिलकर लेते हैं। वहां हम लोगों की रणनीति बहुत स्पष्ट है। महाराष्ट्र में अभी लड़ाई तो ये औरंगजेब बनाम अब्दाली है। औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं उद्धव ठाकरे, और शरद पवार भी मतलब औरंगजेब फैन क्लब के हिस्सा हैं। देखिए, ये आरोप लगाया क्यों आदरणीय शाह साहब हैं या नहीं? सही बोल रहे हैं ना उद्धव ठाकरे जी और उनकी पार्टी अपनी विचारधारा से अलग हटी है। आप देखिए ना, एनडीए के अंदर हम लोग अल्पसंख्यकों की पूरी तौर से बात उठाते हैं और अल्पसंख्यकों के साथ हम लोग काम भी करते हैं। यही हाल चंद्रबाबू नायडू का है, यही नीतीश कुमार जी का है। लेकिन हम लोगों को एनडीए में उतना ही महत्व है। बीजेपी करती है क्या? साथी को देना चाहिए। बीजेपी बताइए ना मुझे, यही है। कितने लोकसभा में कितने मुसलमानों को टिकट दिया? कितने विधायक हैं आपके बीजेपी के महाराष्ट्र में? बताइए संदीप जी, देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की नीति निर्धारक नहीं है। मैं एनडीए की बात कर रहा हूं। हम लोग एनडीए में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हैं और हमको कभी भी किसी ने अपनी विचारधारा से अलग हटके काम करने का नहीं बोला है। लेकिन आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब पे आरोप क्यों लगा? क्योंकि वो एक आप हिंदुत्ववादी हैं, आप हिंदुत्ववादी की बात करते हैं। नहीं, वो हिंदुत्व की, आप हिंदुत्ववादी हैं कि धर्मनिरपेक्ष हैं? मैंने तो बताया आपको, बिल्कुल हमारी विचारधारा बहुत स्पष्ट है। हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे लिए अल्पसंख्यक लड़ाई तो यहाँ पर हिंदुत्व की हो रही है, समाज के लोग हैं। लड़ाई तो यहाँ पर वही, और इसमें हाँ बोलिए प्लीज। हाँ, ये लड़ाई नहीं है संदीप जी। ये लड़ाई इसलिए हुई है क्योंकि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी लगातार इस बात को कहते थे कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं। उसको आदरणीय अमित शाह साहब ने एक्सपोज किया है। तो एक्सपोजर होना एक अलग चीज है। नहीं, वो हिंदुत्व की राह से देश के सामने रखी है। अरे बड़ा सिंपल सा सवाल है ब्रजमोहन भाई कि वो हिंदुत्व की राह से भटक गए क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया।
वो औरंगजेब फैन क्लब के हिस्सा इसलिए बन गए क्योंकि औरंगजेब की परस्ती करती है, औरंगजेब परस्त है कांग्रेस पार्टी, यही है ना कॉन्टेक्स्ट। तो आप भी फिर तो औरंगजेब जी। परस्त हो गए अगर आप मैं आपसे फिर वही धर्मनिरपेक्षता बात की कहना करते चाहता हैं। हूं। नहीं, हम लोग तो हम पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इस बात पे कह रही है, और कभी भी एनडीए में या बीजेपी ने कभी हमको अपनी बात कहने से नहीं रोका है। यही एनडीए की यूनिटी की बात है। आदरणीय उद्धव ठाकरे जी अगर इस बात को साथ कहते ही तो चुनाव लड़ इसलिए रहे उन पे हैं ना। आरोप लग रहा है, चुनाव क्योंकि साथ ही वो लड़ रहे पहले हैं। कुछ और कहते थे। साथ ही जी? चुनाव लड़ेंगे। उद्धव वो ठाकरे जी खबरें चुनाव ऐसे किसके साथ, खबरें उद्धव ऐसी ठाकरे आ साहब रही हैं किसके साथ कि चुनाव लड़ेंगे मुझे नहीं मालूम। नहीं लेकिन आप हम लोग एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ लड़ लेंगी, आपको कह देंगे भैया अपना खुद संभाल लो, सवारी अपनी जान और सामान के लिए खुद जिम्मेदार मैं है। आपको फिर ये स्पष्ट कर संदेश आ देता हूं। जाएगा एनसीपी के लिए। मैं आपको फिर स्पष्ट कर देता हूं। एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और आदरणीय अजीत दादा पवार साहब, हम तीनों लोग बहुत ताकत के साथ एकजुट होकर महाराष्ट्र का चलिए विधानसभा आप का एक आगामी साथ चुनाव हैं, लड़ेंगे। एकजुट महायुति हैं, में पर यहां पर सीटों सवाल तो अब ये हो जाता है कि असली वारिस कौन है, असली हिंदुत्व का पैरोकार कौन है संजना, और ये खींच भी है क्या, हताशा निराशा है उद्धव ठाकरे की कि अहमद शाह अब्दाली कहने लगे हैं। भाई अमित शाह वो तो जैन है, शाह लगाने से उनको अहमद शाह अब्दाली के साथ जोड़ दिया। इतनी परेशानी, इतनी हताशा। नहीं, ये हताशा नहीं कह सकते ना संदीप जी। ये आक्रामकता है जो इतने दिन से अपने संस्कारों से कहीं पे उद्धव साहब ने खुद के एक सामंजस्य व्यक्तिमत्व से उन्होंने वो दबा के रखी थी। और शायद ये सही वक्त है जिस वक्त उद्धव साहब ने पूरी तरह से उनके सामने वो अभी आए हैं और ये कह रहे हैं कि उनको शाह नाम से शाह नाम को जोड़ना उसके पीछे का मतलब नहीं है। महाराष्ट्र के तरफ, महाराष्ट्र की अस्मिता की तरफ, महाराष्ट्र की राजकीय संस्कृति की तरफ, महाराष्ट्र के औद्योगिक विकास की तरफ जिस तरह से इन्होंने नजरें डाली है और महाराष्ट्र को हर चीज में तबाह करने की कोशिश की जा रही है, उसकी आर्थिक स्थिति रहे, महाराष्ट्र का औद्योगिकरण रहे, अर्थसंकल्प नहीं में संजना, महाराष्ट्र का जो काम रहे। सवाल है, देखिए आपकी पार्टी ने जो पहचान बनाई अग्रेसिव हिंदुत्व, 60-70 के दशक में पहले जो दक्षिण भारतीय थे उनको टारगेट किया गया, उसके बाद आपने एक अग्रेसिव हिंदुत्व की एक छवि बनाई। तो दरअसल अमित शाह तो हमला इस बात पर कर रहे हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस के साथ आपने हाथ मिला लिया, अपने वोट बैंक के फायदे के लिए हिंदुत्व की राह छोड़ दी। अब आप शाह को अहमद शाह अब्दाली से जोड़कर क्या साबित करना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने हिंदुत्व छोड़ दिया? लड़ाई तो ये है ना। आप मुझे पता है, मैं आपको लेके जा रही थी विकास के मुद्दे पे, महाराष्ट्र के साथ क्या हो रहा है वो मुद्दे पे, और आप आपके मुद्दे पे टिके रहे, वो है हिंदुत्व का मुद्दा। और मैं बहुत क्लियर तरीके से कहना चाहूंगी कि हिंदुत्व का मुद्दा ना शिवसेना ने कभी छोड़ा है, ना शिवसेना कभी छोड़ेगी। वो शिवसेना का प्राण है। लेकिन प्रबोधन का ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व लेके आज कहीं पे हम लोग साथ चले, ऐसा मैं कहना चाहूंगी। सभी लोगों का साथ, सभी लोगों का विकास, और यही चीज साथ लेके आज महाराष्ट्र की तरफ जिस तरह से आज हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, यही लोग हैं जो मस्जिद और मजार पे आज आपकी मजबूरी हो गई है। हिंदू वोट बैंक तो आपके साथ है, लेकिन मुसलमान वोट बैंक को भी साधना मजबूरी हो गई है क्या? जो 30 सीटों का मैंने जिक्र किया, 48 में से जो महाविकास अघाड़ी ने जीती हैं, उसमें दरअसल बिगेस्ट पार्टनर हो गई, चौथे नंबर की पार्टी जो बन गई थी कांग्रेस, वो अव्वल नंबर हो गई है लोकसभा के हिसाब से, 13 सीटें जीत गई। आप 9 सीटों पर ही जीत पाए। दरअसल कांग्रेस और बड़ी और ज्यादा ताकतवर ना हो जाए, और अब आपको भी जरूरत पड़ेगी उनको साथ लेने की। लड़ाई यहां भी है ना संजना। देखिए सर, कांग्रेस आगे बढ़ रही है या हमारे साथ वाले पार्टी आगे, ये हमारे लिए अच्छा है। हम लोग एक अच्छा आंकड़ा देख रहे हैं जो 30 हो गया और विधानसभा में जाके और बढ़े। लेकिन शिवसेना, माननीय उद्धव साहब का जो कहना है, उनकी जो सोच है, उसके हिसाब से जो महाराष्ट्र पे प्यार कर रहा है, महाराष्ट्र के विकास के लिए साथ रहेगा, वो उसको हम जरूर साथ देने वाले हैं। फिर वो मुसलमान भाई रहे, क्रिश्चियन रहे, उत्तर भारतीय रहे, गुजराती रहे, मराठी रहे, जो जो महाराष्ट्र के साथ है उनके साथ।
और जो महाराष्ट्र के खिलाफ पर रणनीति बनाने जो की कोशिश आपके कर रहे हैं मूल अमित शाह विचार जी। थे, इसी बात का जिक्र कृष्णा हेगड़े भी कर रहे थे, संजना, कि बाल ठाकरे कभी कांग्रेस के साथ तो हाथ मिला ही नहीं सकते थे। आप लोगों ने यहाँ कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर अब नकली संतान का आरोप अगर अमित शाह लगाते हैं और बहुत ज्यादा पीड़ा होती है उद्धव ठाकरे को, तो उद्धव ठाकरे क्या बाल ठाकरे की विचारधारा से अलग नहीं चल पड़े हैं, नई राह नहीं निकाल रहे हैं? ये देखिए, आप कांग्रेस आने वाली के टाइम में भी इंदिरा गांधी जी को बाला साहब ठाकरे जी ने पाठिंबा दिया हुआ था। प्रतिभाताई चौहान जब कांग्रेस की पहली महिला राष्ट्रपति हुई तभी भी उन्होंने उनके पीछे खड़े थे। वो उसी के साथ अगर शिवसेना की आपने शुरुआती ये देखा होगा तो मुस्लिम लीग और मुस्लिम संगठनों को साथ में लेके बाला साहब ठाकरे चले थे। और जैसे आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के साथ कभी बाला साहब नहीं जाएंगे, अगर ये बयानबाजी आप बाला साहब के तरफ बताने की कोशिश हेगड़े जी कर रहे हैं, तो वही बाला साहब ठाकरे जी ने अपने जो आखिरी समय था उस वक्त उन्होंने ये बयान भी किया हुआ था कि बीजेपी के साथ आगे हम रहे कि नहीं, वो उस वक्त की परिस्थिति बताएगी। उस वक्त कोई अगर अलग निर्णय लेना पड़ेगा तो वो वक्त की जरूरत रहेगी और वो लेना पड़ सकेगा, क्योंकि कमला माई तो के साथ अभी हम लोग हमेशा यही रहे तो हैं। टेस्ट होगा, असल वारिस, असल उत्तराधिकारी कौन है। पर सचिन, मतलब चुनाव का बिगुल तो बज गया है और मुद्दे तय हो गए हैं। औरंगजेब बनाम अब्दाली, ये बड़ा नैरेटिव होने वाला है, खाका तैयार हो गया है विधानसभा चुनाव का। नहीं, ये नैरेटिव नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस बात की मतलब जो चेष्टा करती है, उनका उद्देश्य आपने अपने पहले जो स्पष्टीकरण दिया था उसी में समझाया था लोगों को कि ये जानबूझकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हिंदू और मुसलमानों में जिस तरह से भेद है, वो उनकी राजनीति है, उसको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है और ये गलत राह पे चल गए हैं, इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश होती है। और एक हिंदुत्व और ध्रुवीकरण की जो राजनीति करने की कोशिश है, नफरत फैलाने की राजनीति करने की भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिश है, उसको आगे बढ़ाने का ये नहीं, एजेंडा सर, है। भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है औरंगजेब सचिन। यूएसपी अगर हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी की है तो शिवसेना की पहचान भी हिंदुत्व ही है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और जब हिंदुत्व के इस तरह ये जो शब्द गढ़े जा रहे हैं, औरंगजेब बनाम अब्दाली, क्या कांग्रेस, आप लोग कंफर्टेबल हैं? देखिए, पहले तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि हम लोग शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस की विचारधाराओं में निश्चित तौर पर भेद था, है और रहेगा। हम लोग क्यों एक साथ आए हैं? क्योंकि देश के सामने जो एक हालात पैदा हुए कि लोकतंत्र ही खतरे में हो चुका है। जिस तरह का आक्रमण लोकतंत्र पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ, इसको अगर हम लोग को रोकना है तो सभी लोगों को विचारधारा अलग होने के बावजूद एक साथ आना होगा। ये उसकी मंशा थी और इसी वजह से महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ और इंडिया आघाड़ी में वो तब्दील हुआ। अब भारतीय जनता पार्टी जिसकी बात कर रहे हैं, अभी मुझे आश्चर्य हुआ, बृजमोहन श्रीवास्तव जी बात कर रहे थे कि हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ आए। अब ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इंडिया का कब हुआ, ये बताए जरा बृजमोहन श्रीवास्तव जी। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है सत्ता, दूसरा कुछ नहीं। भारतीय जनता तो पार्टी आपका भी तो वही है कि संविधान, अपने संविधान को आपका भी बदलने तो की कोशिश कॉमन करनी मिनिमम चाहिए। प्रोग्राम आपने खुद माना कि देखिए, विचारधारा में समानता नहीं है कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में, पर सत्ता की मलाई चखने के लिए आप साथ आए हैं, वरना यू आर वेरी अनलाइकली पार्टनर्स। नहीं, फर्क है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखना इस देश के हित में है, इसी वजह से हम एक साथ आए। भारतीय जनता पार्टी जो दूसरे को नकली संतान कह रही है, पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में कितना खोट है ये खुद बताने की कोशिश मेरे ख्याल से कृष्णा हेगड़े जी ने करनी चाहिए। उनको तो पहले अपना संविधान बदलना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय जनता पार्टी के जिसमें गांधीयन सेक्युलरिज्म की बात वो करते हैं। 1980 में जब स्थापना हुई तभी, अभी भी वो बरकरार है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदला नहीं। लेकिन जब बात करेंगे तो लोगों में नफरत फैलाने की बात करेंगे, हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से सभी लोग मिलकर करते हैं। आज दंगे फैलाने का काम करने वाली पार्टी कौन सी होगी? तो भारतीय जनता पार्टी है। जाति जाति में, धर्म धर्म में भेद तैयार करना या उनमें झगड़े लगाने के काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है और यही उनकी पहचान हो चुकी है। तो पहले तो ये अपना संविधान बदले। हम नहीं, कंपेटिटिव पॉलिटिक्स भी हो गई ना, दूसरी ओर एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी चल रही है ना भाई। ये दबाव तो बीजेपी ने क्या उद्धव ठाकरे पर डाल दिया कि कौन असली हिंदुत्व को फॉलो कर रहा है।
मेरा सवाल अभी मूल सवाल वही है सचिन आपसे कि हिंदुत्व की राह पर चलने को मजबूर कर दिया है क्या देखिए, पहले तो कि मैं- बड़ा हिंदू कौन है बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को, और उसमें आप सहज हैं क्या? देखिए, पहले तो ये है कि हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का ये जो संवाद है, ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर हिंदू मुसलमान के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अभी नहीं कर रही, ये लोकसभा के चुनाव के पहले भी किया उन्होंने, या जब उनकी सत्ता आई महाविकास आघाड़ी की सत्ता गिराकर। आपने जो बोला था कि दो फाड़ हो चुके हैं, दो पार्टियां, दो फाड़ किया जा चुका है, कराया जा चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये उन्होंने पहले भी कोशिश की, हिंदुत्ववादी संगठनों को बढ़ावा देना, बहुत सारे हमारे दाभोलकर, पानसेरे जिनकी हत्या जो हुई इस विचारधारा के तहत ही हुई है, दूसरा कोई नहीं है। और इस उनको संरक्षण देने का काम भी अगर किया गया अगर सरकार में, क्योंकि उनके जो अभी भी जो हत्यारे हैं उनके ऊपर पहुंचा नहीं जा सका, इसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप बैठी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, इच्छा है, और वही उनकी स्ट्रेटेजी भी होती है। तो इसके खिलाफ हम लोग अगर एक साथ लड़े हैं, एक साथ बरकरार हो रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। नहीं, अगर वो लोकतंत्र समन्वय, बचाने के वो लिए सहजता शिवसेना हो कितनी या बनी कोई भी जो रहती कोशिश करे, है हम उनके वो साथ देखने वाली बात होगी। लेकिन संदीप, ये जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है चुनाव से ठीक पहले, औरंगजेब अब्दाली ने जो एंट्री मार दी है महाराष्ट्र की राजनीति में, इसके मायने क्या हैं? देखिए, इसके दो मायने। पहला तो ये कि उद्धव ठाकरे ओपनिंग बैट्समैन की तरह खेलना चाहते हैं, इसलिए इतनी आक्रामकता के साथ बोल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव परिणाम के बाद ये देख लिया कि कांग्रेस बड़ी पार्टी हो गई, और यदि विधानसभा में कांग्रेस बड़ी पार्टी हो गई तो आपके मायने निकाल सकते हैं कि उद्धव ठाकरे खुद को अगला मुख्यमंत्री के तौर पर अभी से पेश कर रहे, चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ाया जाएगा। एक तो ये वो इसीलिए इतने आक्रामक भी और इतनी तलखी भी। उद्धव ठाकरे आक्रामक अंदाज वाले व्यक्ति नहीं हैं, और तलखी भी वो थोड़ा सा वो सभ्यता का परिचय देते हैं, पर ये तो बिल्कुल मराठी मानुष की तरह उन्होंने वार पर पलटवार किया है। एक तो ये वजह है कि अपने आप को ओपनिंग बैट्समैन और अपनी लीडरशिप में चुनाव को लाना चाहिए। दूसरा, चूंकि बीजेपी से, अब खासतौर पे देवेंद्र फडणवीस से जिस तरह की कोशिशें हो रही हैं, कभी कोई सचिनबाजी आरोप लगाते हैं और ये कहा जाता है कि उनके खिलाफ एफिडेविट देने कहा गया, तो बीजेपी से लड़ाई करना उद्धव ठाकरे को चुनावी तौर पर बेहतर लग रहा है। अब चुनाव परिणाम देखिए, बीजेपी सबसे कम हुई, एकनाथ शिंदे तमाम उसके बावजूद बेहतर स्थिति में रहे, और शिवसेना कम हो गई। तो उनको लगता है कि बीजेपी से लड़ेंगे तो बेहतर चुनाव परिणाम आएंगे। तीसरी बात, जहां तक हिंदुत्व की बात है, तो उद्धव ठाकरे जिस तरह की लाइन ले रहे हैं उसमें उग्र हिंदुत्व है, लेकिन कहीं भी उनको यह मालूम है कि उनकी इस भूमिका के बावजूद भी उनके खिलाफ यहाँ का मुस्लिम वोटर नहीं जाएगा। मुस्लिम मतदाता महाराष्ट्र का फिलहाल उद्धव ठाकरे के नहीं, साथ वो खड़ा है, हिंदुत्व क्योंकि वो के सीधे साथ बीजेपी क्या लड़- क्लेवरली विकास को भी जोड़ रहे हैं, इसीलिए वो राम मंदिर जी टपक गया, या वो संसद क्यों टपक गया साल भर पहले तो वो बना था, शंकराचार्य का भी वो जिक्र कर रहे हैं, विश्वासघात की बात भी ले आते हैं। तो कौन भरोसा करेगा? मैं बाढ़ खत्म करने आया हूं, बाढ़ में जिस तरह से बदहाली हो गई पुणे की, वो नहीं होने दूंगा। एक क्लेवर प्ले भी करने की कोशिश है क्या? क्लेवर प्ले में सबसे बड़ी कोशिश ये कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ लड़ाई हो और मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का बना रहे। उद्धव ठाकरे आप खुद को एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखते हैं, वो जो क्षेत्रीयवाद की बात पहले बात करते हैं उससे आगे बढ़े, और वो चाहते हैं कि लड़ाई राष्ट्रीय बनी रहे, राष्ट्रीय मुद्दों पर बनी रहे, क्योंकि उनको ये भी समझ में आ रहा है कि आप चाहे सोशल मीडिया का आकलन करें, चाहे आप तमाम मीडिया का आकलन करें, तो उनको लगता है कि जो राष्ट्रीय तौर पर बीजेपी की जो एक बड़ी छवि थी, या जो पिछले चुनाव में मोदी ब्रांड था, वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के चुनाव में पर इससे क्या कांग्रेस लड़ाई इसी पे लड़ना चाहती है। कांग्रेस असहज होगी? ये मैंने सवाल 2 बार पूछा अभी सचिन से। बिल्कुल असहज है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और कांग्रेस के एक बड़े नेता नाना पटोले तो खुद को कई बार पोस्टर लग चुके हैं कि भावी मुख्यमंत्री। कांग्रेस की असहजता इस बात पर दिखती है कि कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि जब सीट बंटवारा हो तो कांग्रेस कमजोर ना दिखे, इसलिए कभी 96 का फार्मूला, कभी 110 का फार्मूला। अब मंगलवार को रमेश चन्नीथला और बाला साहब थोरात मिलने वाले उद्धव ठाकरे से, तो नई बात होगी। लेकिन संदीप, इस बीच एक और छोटा सा जस्ट फॉर एड दर्शकों के लिए, 7 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला शिवसेना की याचिका पर और एनसीपी की याचिका पर। उसके बाद लड़ाई का स्वरूप और कुछ और भी हो सकता है। उद्धव ठाकरे ने लेकिन कमान संभाल ली, और वो सीधे कह रहे हैं ये चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ा जाएगा। कांग्रेस की मजबूरी है कि कांग्रेस की लीडरशिप भी कह चुकी है फिलहाल उद्धव को। मैं ये इसकी अभी एक सफाई ले लेता हूं सचिन।
महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र में लीडर तो उद्धव ठाकरे ही है ना? क्यों नहीं, महाविकास आघाड़ी के उद्धव ठाकरे जी हैं, सभी नहीं, सबसे बड़ा दो राय तो हो नहीं प्राइमस इंटर पेरेस जिसे कहते हैं, फर्स्ट अमंग इक्वल्स, वो कौन है? उद्धव ठाकरे ही है ना? नहीं, ऐसे कैसे बता कर सकते हैं? हम लोग तीनों एक साथ लड़ रहे हैं और इसमें कोई नहीं, ऐसा तीनों कोई संघर्ष है नहीं। और अरे जहां तक संघर्ष बात नहीं कि है, तीनों साथ लड़ रहे, मुख्यमंत्री कौन तीनों होगा? साथ लड़ते हैं, एक चेहरा होता है ना, कि कौन है भाई चेहरा? अब भाई अगर बिहार में, मैं उदाहरण दे देता हूं ना, बिहार में आरजेडी भी है, कांग्रेस भी है, वाम खेमा भी है, चेहरा कौन? तेजस्वी यादव। सीधा जवाब आता है। महाराष्ट्र में सीधा जवाब क्यों नहीं दे पा रहे आप? लेकिन नहीं, ऐसा इसलिए नहीं है, इसका कारण है कि तीनों दलों ने मिलकर ये चुनाव लड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अरे और सब इसी मिलके वजह ही से लड़ते ये जो हैं सब। विधानसभा चुनाव भी होगा, तीनों साथ में मिलकर रह करके, और मुख्यमंत्री पद का कोई हमारे पास बीच में विवाद नहीं। जिस तरह का विवाद महायुति में है अभी, तो वो तो फंड के लिए भी लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ में, और ये कपड़े फाड़ रहे हैं। उनकी तो बात मैं कर ही लूंगा, वो क्या कपड़े फाड़ रहे हैं मुख्यमंत्री पर यहाँ पर आप संदीप भाई, हाँ बोलिए प्लीज। देखिए, इसके बारे में पत्रकारों ने सवाल पूछा था, चिन्नीतला जी से भी पूछा था, वेणुगोपाल जी से भी पूछा था, और हमारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई ऐसा भेद नहीं है। हम लोग साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री कौन होगा ये बाद में तय किया जाएगा, जिस तरह से तो यही तो थोड़ा सा पेच हो जाता है ना अब बंटवारे को लेकर। वही तो बात संदीप कह रहे थे कि भाई अपना चेहरा अपने हाथ में कमान लेना चाहते हैं। पर ये तो बात हो गई महाविकास आघाड़ी की संदीप। अभी जो वो शुरुआती चर्चा हमने की महायुति की भी, तो वहाँ इस बात में कितना दम है? ये वो एक ट्रायल बलून बड़ा फ्लोट हो रहा है, खबरें प्लांट हो रही हैं। बीजेपी 180 सीट चाहती है, बाकी एकनाथ शिंदे को दे दो और अजित पवार को कहो कि भैया बाहर से ही लड़ लो। वहां कोई बंटवारा होते दिख रहा है कि वहां भी अभी जूतम पैजार होगी, कपड़े वहां भी फाड़े जाएंगे? देखिए, खबरें प्लांट करने में तो भाजपा के लोग बहुत आगे रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये खबरें सारी भाजपा कैंप से आ रही, पहली बात। तो दूसरी बात की जो मेरी पूरी स्पष्ट जानकारी है कि सीधे तौर पर दिल्ली से कह दिया है कि अब महागठबंधन में कोई बदलाव नहीं, सॉरी महायुति में कोई बदलाव नहीं होगा। अजीत पवार भी रहेंगे और एकनाथ शिंदे भी रहेंगे, लेकिन लड़ाई थोड़ी डिफरेंट है। भाजपा का कैडर डिमोरलाइज है, उसको लगता है कि यदि उनको अपना मुख्यमंत्री नहीं बनाना तो काम क्यों करे। और सीधे तौर पर कृष्णा हेगड़े शायद खुश हो सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एकनाथ शिंदे खुद को सीएम के तौर पर न केवल मान चुके हैं, पूरा कैंपेन तो बाय डिफॉल्ट एकनाथ शिंदे महायुति कैंप में सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं, सबसे ज्यादा फायदा उनको हो रहा है, खूब फायदा उठा रहे हैं। अभी 270 करोड़ रुपए का कैंपेन उन्होंने निकाला, स्पेशल बजट दिया और पूरा खुद ही तय कर रहे हैं किसके ऊपर खर्च होगा। लाडली जो योजना है उसमें अब तक ज्यादातर प्रोग्राम एकनाथ शिंदे और अजित पवार के हो रहे हैं। बीजेपी वाले तो बेचारे अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि पार्टी नहीं, उसका कुछ इम्पैक्ट भी दिख रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं 1500 रुपए में घर चलता है क्या? तो मतलब कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है ये 1500 रुपए नुकसान ना पहुंचा दे। बिल्कुल लग रहा है। और ये बात कांग्रेस के भी जो रणनीति का सुनील कोनुगोलू आए थे अपनी बैठक में, उसमें उन्होंने ये बात कही कि इतना हल्के में मत लीजिए, सितंबर में हम एक सर्वे और करेंगे, जब ये किस्त बढ़ जाएगी तब देखेंगे कि इसका असर पर क्या अब आखिरी सवाल, आपने सर्वे का जिक्र कर दिया संदीप, 2% का फर्क है, कोई फर्क नहीं, हम फिर से खींच देंगे मीटर को, ये कृष्णा हेगड़े कहते दिखे थे, सुनाई दिए थे। पर आंतरिक जो सर्वे आ रहे हैं उसमें तो अच्छी खासी दिक्कत में दिख रही है महायुति। जो मेरे पास खबर आई वो तो ट्रिपल डिजिट्स में आता भी 288 में महायुति का आंकड़ा मुश्किल दिख रहा है फिलहाल। गलत जानकारी तो नहीं मुझे फीड की जा रही? सही सर्वे के हिसाब से, तीनों के सर्वे के हिसाब से अभी महायुति बहुत पीछे है। बहुत कुछ मेहनत करना बाकी है, बहुत कुछ इस बात पे भी तय करना है कि कितना तोड़फोड़ करते हैं, जरांगे पाटिल अपने उम्मीदवार देते हैं कि नहीं देते हर सीट पर, क्योंकि तब मराठा वोट कटेगा। तो बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे चल रही हैं। आज की स्थिति में महागठबंधन आगे है, इसलिए उद्धव ठाकरे अभी से, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ओपनिंग बैट्समैन की तरह खेल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैन ऑफ द मैच तो मैं ही रहूं। तो मतलब दिलचस्प हो गई है महाराष्ट्र की लड़ाई, ये महाराष्ट्र का महाभारत, और औरंगजेब अब्दाली ने एंट्री कर ली है। दोनों गठबंधन क्या शक्ल अख्तियार करेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, रोज बरोज खबरें गिरने वाली हैं महाराष्ट्र से।
बात हो रही थी महाराष्ट्र के महाभारत की लड़ाई अब औरंगजेब अब्दाली पर आ गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारी है। अनंत बोरसे महाराष्ट्र में ही रहते हैं, ठाणे वासी हैं। इनका कहना है कि महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी कभी नहीं थी। ये तमाशा जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं अनंत बोरसे साहब की बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। ये खामखा के मुद्दे होते हैं, औरंगजेब, अब्दाली, जो आम आदमी के सरोकार हैं, रोटी कपड़ा और मकान, रोजगार, विकास, उस पर चुनाव क्यों ना लड़ा जाए, इस बारे में भी सोचिए।